जम्मो संगवारी और किसान भाई मल्ला राजेंद्र साहू के जय जोहार। किसान भाई हो हमन जगदलपुर यानी बस्तर में हमन। बस्तर के किसान मन हा बस्तर में बहुत बढ़िया ढंग से वैज्ञानिक खेती करत है, आधुनिक खेती करत है। किसान भाई हो मन बस्तर में योगेश भाई के फार्म हाउस में हवन। और योगेश भाई कैसे ढंग के ये बस्तर के वादी में, बस्तर के आबो हवा में, मिट्टी में कैसे ढंग के बहुत बढ़िया ढंग से खेती ला करत है, आवो एकर बारे में विस्तृत चर्चा करथन। आज हम हैं प्राकृतिक रूप से अत्यंत समृद्धशाली बस्तर के बकावंड विकासखंड के जोंद्रागुड़ा गांव में। जगदलपुर से करीब 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बकावंड। बकावंड के जोंद्रागुड़ा में स्थित है योगेश भाई टांक की करीब 17 एकड़ भूमि में करेले की उन्नत खेती। आप सभी को बता दें कि योगेश भाई एक ऐसे परिवार से हैं जिनका खेती में बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था। उनके पिता ठेकेदार थे। उनके पास 17 एकड़ भूमि थी जो कि बंजर और पथरीली थी। खेती का कोई अनुभव न था। थोड़ा बहुत अनाज किसी तरह उगाया जाता था जो कि कई बार कम बारिश, कई बार ज़्यादा बारिश व अन्य भूमि जनित रोगों के चलते अच्छी फसल नहीं देता था। अत्यंत गरीबी और कर्ज में डूबे टांक परिवार ने आसपास के सफल किसानों, उनके तरीकों, अत्याधुनिक तकनीकों और कृषि कार्य की बारीकियों को समझकर अपनी 17 एकड़ भूमि को तैयार किया और आज वे बस्तर के अग्रणी किसानों में से हैं। हमारे पिताजी 1962 में जगदलपुर में आए थे। तब वो नौकरी किया करते थे। उनको 100 रुपये प्रति माह मिलते थे। उसके बाद उन्होंने स्वयं का ठेकेदारी चालू करी। उसमें 4-6 साल किया। उसके बाद उन्होंने अपनी खेती की ज़मीन में खेती 1983 में चालू करा। और खेती में ज़्यादा अनुभव नहीं होने के कारण बहुत नुकसान हुआ करता था, क्योंकि क्या बीमारियां हैं वो जानना समझना हो नहीं पाता था कि क्या करना है उस बीमारी को लेके, कैसे करना है। ऐसे करते करते कई साल बीत गए उनको समझने सीखने में। और घर की पूंजी भी काफ़ी ख़त्म हो गई, मतलब कर्जे में आ गए। जब पूंजी थोड़ी बहुत थी वो भी चले गई और कर्जे में आ गए। इसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि आसपास के किसान धान लगा के जो सब्जियां की खेती करते थे उन खेती में उनको नुकसान कम होता था। तो फिर हमने भी वो पद्धति अपनाई। और उसके बाद फिर डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा से संपर्क में आए, जिसके बाद हमको ड्रिप से खेती करना और ग्राफ्टिंग पद्धति से खेती करना और बीज प्रोडक्शन का काम करना सिखाया उन्होंने। उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी हुई। हम बता दें कि 1983 से इनका परिवार खेती कर रहा था, पर भूमि जनित रोगों और मिट्टी को न समझ पाने के कारण इतनी फसल नहीं होती थी कि आय हो सके और परिवार का भरण पोषण हो सके। लिहाजा उनका परिवार कर्ज में डूबता गया। इसी बीच 10 से 12 वर्ष बीत गए, लेकिन इन वर्षों में एक बात अच्छी हुई कि दूसरे किसानों को फसल लेते देख के वे धीरे धीरे अपनी भूमि की क्वालिटी, भूमि के रोग, जलवायु की प्रवृत्ति पहचान गए। पहले इन खेतों में करेला, भिंडी, मिर्च, बरबट्टी जैसी सब्जियां नहीं उग पाती थीं, क्योंकि बस्तर में भूमि जनित रोगों के वजह से किसान बहुत हलाकान रहते थे। सर्वे में योगेश भाई टांक ने पाया कि उन्हें बरसात में एक फसल धान की लेना होगा। उन्होंने यही किया भी और उसके बाद सब्जियों में करेला उगाने को प्राथमिकता दी। आज के डेट में हम सभी प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। केला उगाते हैं और जैसे सब्जियों में बैंगन, मिर्च, टमाटर, करेला, स्पॉन्ज गॉड, रिच गॉड, ये सब आदि फसल उगाते हैं। केला भी हम उगाते हैं और अभी हम आगे फल की ओर जाने का विचार कर रहे हैं। पिताजी की जो 6.5 एकड़ ज़मीन थी उसी में हम खेती कर रहे थे। और बाद में जब जैसे मैंने अभी बोला कि धीरे धीरे हमारी स्थिति सुधरी, तो फिर हमने लीज में ज़मीन लेके खेती को आगे बढ़ाया। फिर उसमें इनकम हुई तो एक प्लॉट हमने और ख़रीदा। उसके बाद
और कमाई हुई तो आगे एक प्लॉट और खरीदा हमने। ऐसे करके हम लोग आज लगभग खुद का 30-35 एकड़ ज़मीन है और 70 एकड़ में लीज वीज मिला के हम खेती करते हैं। करेले की किस्म का नाम VNR एक्सप्रेस है। इसका ट्रांसप्लांटिंग दिनांक 11 अगस्त 2019 है, जिसका पहला तुड़ाई 46 दिन में हुआ। आज तक 7.5 टन प्रति एकड़ उत्पादन हुआ, जिसको हम खेत से ही खरीदी में बेच रहे हैं। इस फार्म पर मिट्टी पथरीली होने के कारण हम गोबर खाद को अधिक मात्रा में 15 से 20 टन प्रति एकड़ डालते हैं तथा ड्रिप इरिगेशन में एमाइड खाद जैसे यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल नाइट्रेट व अमोनियम फोम में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व सूक्ष्म तत्व देते हैं, क्योंकि मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ ना के बराबर होने से एमाइड खाद जैसे यूरिया का पौधे उपयोग नहीं कर पाते तथा नाइट्रोजन बर्बाद होता है। अत्यधिक हल्की मिट्टी होने के कारण सिंचाई के बाद पानी बहुत ही जल्दी लीक हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए पल्स इरिगेशन शुरू किया गया, जिसमें इरिगेशन को कुछ कुछ समय के अंतराल पर करते हैं। एक पल्स में 3000 लीटर पानी प्रति एकड़ दिया जा रहा है और 4 दिन में 4 बार दिया जा रहा है, और जिसमें पानी की हर बूंद में खाद समान मात्रा में घुली होती है, जो कि ऑटोमेशन सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस सिस्टम होने से ही इस प्रकार की मिट्टी वाली भूमि पर खेती करना संभव हो सका है। फर्टिगेशन को फसल की अवस्था के अनुसार निर्धारित किया जाता है। फर्टिगेशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश का अनुपात 1:0.2:1:2 है। ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन बाद 200 ग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ प्रतिदिन, फ्लावरिंग के दौरान 500 ग्राम नाइट्रोजन तथा फ्रूटिंग के दौरान 1 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ प्रतिदिन दे रहे हैं। जीन परिवर्तन का जैसे मैं बताया कि हमारे ज़मीन, बस्तर की ज़मीन जो हमारी ज़मीन थी उसमें भूमि जनित रोग काफ़ी थे, जैसे बैक्टीरियल बीट, निमेटोड आदि। तो फसलें होती नहीं थी, और जो फसलें होती भी थी तो उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होने के कारण, मार्केट प्राइस, जगदलपुर छोटा शहर होने के कारण उसका रेट भी नहीं मिलते थे, तो उससे इनकम भी नहीं होता था। धीरे धीरे जब हमने खेती का तरीका बदला, ड्रिप में आए और बड़ी फसलें लगाने लगे। ड्रिप आने से खेत का फसल की लाइफ बढ़ी, लाइफ बढ़ने से उत्पादन बढ़ा, और हम अपनी सब्जियों को रायपुर और शहरों में भी भेजने लगे, जिससे हमको आमदनी बढ़ने लगी और हमारा स्थिति सुधरने लगा। जैसे कि फ्रूटिंग अवस्था के लिए 1 किलो नाइट्रोजन के आधार पर पोटेशियम सल्फेट 1.4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1.2 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मोनो अमोनियम फास्फेट 4 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम, कॉम्बी 2 50 ग्राम प्रति एकड़ प्रतिदिन दिया जा रहा है। करेले की खेती को चुनने के पीछे एक और वजह हो सकती है। इसका बाजार मूल्य कभी भी इतना नहीं गिरता कि फसल बेकार जाए। करेला एक ऐसी सब्जी है जो कि अपने गुणों के कारण जानी जाती है। करेले का स्वाद कड़वा जरूर है, लेकिन यह कड़वे स्वाद वाला प्रसिद्ध भारतीय फल शाक है। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे कारवेल्लक, कारवेल्लिका, करेल, करेली तथा कारले आदि नाम से जाना जाता है। इसकी खेती के लिए उचित भूमि एवं जलवायु के विषय में भी बता दें। करेला लगभग किसी भी भूमि पर उगाया जा सकता है, लेकिन करेला उगाने के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। करेले की खेती के लिए ठंड एवं आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। किस्में करेले की कई किस्में होती हैं। पूसा 2, मौसमी, कोयम्बटूर लौंग, अर्का रहित, कल्याणपुर बारहमासी, हिसार सिलेक्शन, C16, पूसा विशेष, फैजाबादी बारहमासी, RHBBG, KBG, पूसा संकर, PVIG 1।
इसके बीज की मात्रा और समय 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। मेरे नज़र में बस्तर और एवं छत्तीसगढ़ में खेती के मार्गदर्शक के रूप में हम विमल भाई चावड़ा एंड डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा को श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नॉलेज को इतना बढ़ाया लोगों तक पहुंचाने का। आज भी वो हम सबके बीच में उपस्थित रहते हैं और कई बार वो खुद ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे क्षेत्र के लोगों को कि खेती दिखाना, समझाना और लोगों को बताना कि इस ढंग से आप खेती करिए, नए मतलब टेक्नोलॉजी ला के बताना। ये उनका प्रयास सभी के लिए होता है, छोटे हो चाहे बड़े किसान हो, सबको फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो नीम का काढ़ा गौमूत्र के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर छिड़काव करें। हर 15 से 20 दिन के अंतर में छिड़काव करें। फसल में सफेद ग्रब पौधों को काफी हानि पहुंचाती है। यह जमीन के अंदर पाई जाती है और पौधे की जड़ों को खा जाती है, जिसके कारण पौधे सूखने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में नीम की खाद का प्रयोग करें। रासायनिक कीटनाशी दवाएं जहरीली होती हैं, प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। फल तोड़ने से 10 से 15 दिन पूर्व दवाओं का प्रयोग बंद कर दें। करेले की अच्छी उपज के लिए सिंचाई बहुत ही जरूरी है। समय समय पर करेले की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। जब भी खेतों में नमी की कमी हो जाए तब खेतों की सिंचाई करें। खरपतवार को खेत से बाहर निकाल दें ताकि फल और फूल ज्यादा मात्रा में लगें। तुड़ाई हमेशा फसल के नरम होने पर ही की जानी चाहिए। ज्यादा दिन फसल को रखने पर वह सख्त हो जाती है और बाजार में जाने के बाद लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते। आमतौर पर फल बोने के 70 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फसल की तुड़ाई हफ्ते में 2 से 3 बार की जानी चाहिए। बस्तर में खेती आज हम देख रहे हैं आधुनिक रूप से कर रहे हैं। सभी प्रयास सभी का यही है और हम खेती को सिखाने के लिए हम आसपास के किसानों को भी दिखाते हैं। अपने खेत में आते हैं तो उन्हें हम हर चीज़ बताते हैं कि ड्रिप से ये फ़ायदा है, मल्चिंग से फ़ायदा है, बैंगन ग्राफ्टेड लगाने से फ़ायदा है या नॉन ग्राफ्टेड लगाने से क्या फ़ायदे हैं और उनको कैसे मार्केटिंग करना, यहाँ तक हम अपने आसपास के किसानों को समझाते हैं। जिससे ये बस्तर में खेती का रकबा अब स्पीड से बढ़ भी रहा है, लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आज जैसे कि मैंने बताया कि हम आज खुद की ज़मीन और लीज वाली ज़मीन मिला 60 से 70 एकड़ में खेती कर रहे हैं। तो आज लगभग साल भर हम 200 से 250 लोगों को रोज़गार दे पाते हैं, जिससे उनको अपने घर में भी खेती करने में भी नॉलेज मिलता है और उनका साल भर जीवन यापन भी हम रोज़गार के रूप में करवा पाते हैं। आज आप गोलचूर गांव में और आसपास के गांव में जाएंगे तो पहले गोलचूर गांव की लेबर हमारे यहाँ काम में आती थी। आज गोलचूर गांव की लेबर नहीं आती है, आसपास के 2-4 गांव के लोग भी नहीं आते हैं क्योंकि वो स्वयं का खुद का खेती करने सीखे। आजू बाजू हमारे जैसे लोगों का खेती करने के तरीके देख के वो अपना रहे हैं और खुद ही खेती कर रहे हैं और वो अब खुद लेबर दूसरे यहाँ से ला के वो खेती करते हैं। यहाँ भूमि जनित रोगों की भी दिक्कतें हैं। वे कौन से हैं और उनके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। योगेश भाई ने बताया, यहाँ मुख्यतः पाउडरी मिल्ड्यू नामक फफूंद करेले में लग जाती है। इसके लिए वेवेस्टिन 5 ml प्रति लीटर का घोल छिड़का जा सकता है। साथ ही अमृत जल, जिसमें गोमूत्र को पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है, भी शामिल है। मैं तो वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ा 12वीं तक, लेकिन जब मुझे बाहर जाना था पढ़ने के लिए तो बाबूजी के पास पैसा नहीं हुआ था, तो कर्जे में थे। तो वो मुझे बोला करते थे ये फसल अच्छी होगी तो मैं तेरे को भेज दूँगा। तो कभी फसल अच्छी हुई नहीं और धीरे धीरे पढ़ाई की ओर से हमारा मन टूटने लगा और हम भी खेती में धीरे इन्वॉल्व होते गए। फिर हमने देखा कि फसल मर क्यों रही है, तो जड़ को खोद के उठा के हम आज वो यूनिवर्सिटी हो गया गुंडादुर, पहले वो रिसर्च सेंटर हुआ करता था, वहाँ लेके जाते थे वैज्ञानिकों के पास। वो फिर हमको नॉलेज देते थे, वहाँ से हमारा ज्ञान बढ़ा खेती में। ये बीमारी इसको क्या बोलते हैं, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ये सब जानने के बाद उसका उपाय खोजना चालू किया। तो उपाय खोजते खोजते एक समय ये लगा कि इसका उपाय है नहीं, जो बीमारी हमारी ज़मीन में थी उसके उपाय है नहीं। फसल चक्र करने से भी वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो इतना ग्रसित भूमि था वो कि उसका कोई उपाय मिल नहीं रहा था। फिर हमने धान लगाया, धान लगाने के बाद में उसमें जो फसल लगाई तो फसल होने लगी। फिर भी बस्तर की ज़मीन में कुछ ज़मीन में ऐसे बीमारियां हैं बैक्टीरियल विल्ट जो जल्दी हटती नहीं है, तो उसके लिए हमने फिर ग्राफ्टेड विधि का उपयोग किया, जो नारायण भाई चावड़ा ने हमें दिया था पहले सैंपल में ट्रायल लेने के लिए। और ट्रायल अच्छे हुए, जिसके कारण फिर ये ग्राफ्टेड लगाने से बहुत परिवर्तन आया खेती में।
जिसके कारण हम बैंगन, मिर्च, टमाटर जो हम नहीं उगा पा रहे थे, अपने बाज़ार के मांग के अनुरूप वैरायटी नहीं उगाने लगे, तो उससे मुनाफा रुपए में बहुत अच्छा मिला, उत्पादन भी बहुत अच्छा मिला। बुआई के लिए बनाए गए एक थाले से दूसरे थाले की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर होती है और एक थाले की पंक्ति दूसरी से 3 मीटर दूर होती है। गर्मी में नालियां बनाकर उस पर थाले बनाए जाते हैं और बरसात में पानी निकासी का पर्याप्त प्रबंधन करके रुपाई की जाती है। प्रथम गुड़ाई 30 से 40 दिन में, दूसरी 50 से 55 दिन में और तीसरी 70 दिन में की जानी चाहिए, जिससे खरपतवार न पनपने पाए। हमने जाना कि किस तरह योगेश भाई और उनके परिवार ने बंजर भूमि को परखकर, समझकर न केवल फसल योग्य बनाया, बल्कि रिकॉर्ड फसलें लेकर यह साबित किया कि मिट्टी सचमुच सोना उगलती है। सिर्फ सोना बोने वाला किसान चाहिए, धैर्य और जज्बा चाहिए। धरती माँ होती है, ज़मीन कैसे भी हो, हम प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मैं सभी अपने भाई बहनों को ये बोलना चाहूँगा कि जैसी भी ज़मीन हो, अगर हम उसको वैज्ञानिक रूप से खेती करेंगे तो कोई ज़मीन हमें धोखा नहीं दे सकती। और ये मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अगर आप खेती को ईमानदारी से और वैज्ञानिक रूप से करेंगे तो कभी भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। हम योगेश भाई के साहस और धैर्य को सलाम करते हैं। वे हम सब के लिए आदर्श हैं। बस्तर की भूमि को ऐसी फसलों से वे सुसज्जित कर रहे हैं जो न केवल कृषकों बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किसान भाई हो अभी हमन देखत रहेन कि कैसे बस्तर के मिट्टी में, आबो हवा में, जलवायु में बहुत बढ़िया ढंग से हमार बस्तर के किसान मन, खासकर योगेश भाई हा पताल के खेती करत थे, समृद्ध होवत थे। किसान भाई हो आपो मन हा टमाटर के खेती ल कराओ और समृद्ध होवो, उन्नत होवो। बस आज अत के दो विदा, राम राम। नवा जपाली माधो रंजोरे ये जो रंजोरे